हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। प्रकाश मतलब लाइट। ऐसा चैप्टर जो लाइट को एक्सप्लेन करता है कि लाइट किस तरह से मूव करती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, या इसकी कोई और प्रॉपर्टी हो। मतलब लाइट से रिलेटेड जिस प्रॉपर्टी को, लाइट की प्रॉपर्टी को जिस चैप्टर में हम एक्सप्लेन करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब जो लाइट होती है वो दो तरह का नेचर रखती है। देखिए, ये लाइट है, ये स्ट्रेट भी चल सकती है और ये यूं वेव टाइप में भी चल सकती है। तो लाइट के बारे में कहा जाता है कि इसके दोनों नेचर हैं। किस किस तरह के हैं? लाइट का रे टाइप का भी नेचर है और वेव टाइप का भी नेचर है। अगर हम किसी एग्जाम की बात करते हैं तो इनमें से ऑप्टिक्स में से कम 4 सवाल हर एग्जाम में होंगे। अब ऑप्टिक्स दो तरह का हो सकता है, एक तो रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। कौन कौन सा? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स वो है जिसमें हम रे का एनालिसिस करेंगे और वेव ऑप्टिक्स वो है जिसमें हम किसका एनालिसिस करेंगे? वेव का एनालिसिस करेंगे। फिलहाल जो आज का चैप्टर है उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के इस चैप्टर में हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे या बहुत सारे नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। उसमें से फर्स्ट नेचर जो हमें लेना है या फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें लेनी है उसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्लेक्शन क्या है कि ये कोई मीडियम है। मान लो ये कोई दीवार है, यहाँ पे हम गेंद फेंकते हैं, कोई बॉल है हमारे पास, इसको हम यहाँ फेंकते हैं तो यहाँ से लगने के बाद ये वापस इधर आएगी। तो यहाँ से बॉल जब वापस आई है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्ट। दीवार ने इसको क्या किया है? रिफ्लेक्ट किया है। मतलब बॉल आई और आने के बाद यहाँ टकराकर वापस इसी मीडियम में आई। तो अगर कोई लाइट एक ऐसी सरफेस पे आए, ये प्लेन सरफेस है, अगर कोई लाइट ऐसे सरफेस पे आए कि जिस मीडियम से आई, देखिए इस मीडियम से आई है, ये है इंसिडेंट रे, जो लाइट आई है। यहां हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। इस चैप्टर में बार बार ये वर्ड काम में आएगा, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल का मतलब होता है ऐसी लाइन जो कितने एंगल पे हो? 90 के एंगल पे हो। तो यहां से लाइट आती है और यहां से वापस चली जाती है। तो जब कोई लाइट एक सरफेस पे आए और उसी मीडियम में वापस चली जाए तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इफ ए लाइट और रे कम्स बैक टू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग, अगर कोई लाइट या रे स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में वापस चली जाए तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन के कुछ रूल हैं, उससे पहले हम चलेंगे कि रिफ्लेक्शन कितनी तरह की सरफेस से हो सकता है। या हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल ये है कि देखो, ये लाइट आई है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल से ये रिफ्लेक्ट होती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये आई क्या है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम इस रिफ्लेक्शन को पहले एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी तरह की प्रॉपर्टी से हो सकता है, कितनी तरह की सरफेस से हो सकता है। उसके बाद हम एक एक करके सबका एक्सप्लेनेशन देंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन के लिए क्या किया जाता है? मान लो हमारे पास ये कोई स्पेयर मीन्स कोई गेंद है, ये ग्लास की है। किस चीज की बनी हुई है? ग्लास की। हम
कोई कटर लेके इसको यहां से भी काट सकते हैं और इसको हम यहां से भी काट सकते हैं। पहली चीज, अगर हम इसको यहां से काटते हैं तो यहां एक इस तरह का सरफेस हमें मिलेगा। अगर हम इसको यहां से काटते हैं तो हमें एक इस तरह का सरफेस मिलेगा। जब इसको इस तरह के सरफेस से काटते हैं तो यहां जो सरफेस मिलता है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। कैसा सरफेस है? कॉनकेव सरफेस। जबकि इसको जब हम इधर से काटते हैं तो इस सरफेस को बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है। जिस स्पेयर से इनको कट किया जाता है, ये जो स्पेयर हमने लिया था इसकी जो रेडियस है r, इस रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। ये अलग बात है कि इस डायग्राम में जब हम इसको देखते हैं तो ये दोनों सेम है, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों सेम स्पेयर से कट आउट की गई है। अब अगर इसकी इस सरफेस पे हम पॉलिश कर दें, पॉलिश मतलब आप चाहो तो नेल पॉलिश भी कर सकते हो, तो ये जो कॉनकेव सरफेस है ये चेंज हो जाता है कॉनकेव मिरर में। किसमें चेंज हो गया? कॉनकेव। अगर इसकी इस सरफेस पे पॉलिश कर दें तो जो ये है ये चेंज हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर में। देखिए, जिस सरफेस का मुंह हमसे दूर की तरफ खुला हुआ हो, इधर खुला हुआ हो, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। पॉलिश करने पे ये किसमें चेंज हो गया? कॉन्वेक्स मिरर में। और जो सामने था जिसका मुंह हमारी तरफ खुला हुआ हो उसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। या पॉलिश करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉनकेव मिरर में। अब हम बात करते हैं इनकी रेडियस पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो बात हम आगे करेंगे। अभी हम बात करते हैं, एक और वर्ड हम सुनते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। प्लेन मतलब जो स्ट्रेट हो। अब स्ट्रेट सरफेस कब ली जा सकती है? जब हम एक ऐसा स्फीयर लें जिसकी रेडियस इनफाइनाइट हो। क्या हो? बहुत बड़ी हो। यहां से अगर इसका कोई स्मॉल एलिमेंट निकालते हैं, देखो ये, तो ये कैसा है? स्ट्रेट है। ये लो, बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट है। स्ट्रेट पार्ट कब हमें मिल सकता है? जब स्फीयर की रेडियस कितनी हो? इनफाइनाइट हो। इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। याद क्या रखेंगे? प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा कितना मिलता है? इनफाइनाइट मिलता है। यहां अगर इस पे यहां पॉलिश कर दें तो ये बन जाता है प्लेन मिरर। हमें इस चैप्टर में जब रिफ्लेक्शन का एनालिसिस करना है वहां तीन तरह की चीजें पढ़नी है। पहला प्लेन मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर और तीसरा कॉनकेव मिरर। इन दोनों को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर है ये? स्फेरिकल, गोल है। जबकि इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। याद क्या रखेंगे? प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिलता है? इनफाइनाइट मिलता है। आगे चलते हैं तो अब हम सबसे पहले जिस चीज का एनालिसिस करेंगे वो है प्लेन मिरर। मतलब फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का एक तरह से हम किसको मान सकते हैं? प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर की स्पेशलिटी क्या है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिलता है? इनफाइनाइट। आओ अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर को। स्टार्ट करते हैं। ये लो, दिस इज प्लेन मिरर। देखो, प्लेन मिरर की क्या क्या स्पेशलिटी है जो हमें याद रखनी है। पहली स्पेशलिटी हमने कहा कि प्लेन मिरर उस मिरर को बोलते हैं जिसमें R इज इक्वल्स टू कितना होता है? इनफाइनाइट। यहाँ पे R क्या है? R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा, इसके लिए F भी इनफाइनाइट होता है। F जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, एक्सप्लेन करेंगे आगे। F भी कितना मिलता है? इनफाइनाइट मिलता है। इसकी दूसरी स्पेशलिटी ये है कि मान लो ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है, इससे जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
ये है ऑब्जेक्ट, जितनी डिस्टेंस पे है इस डिस्टेंस को बोलते हैं u, और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद रखेंगे पूरे रे ऑप्टिक्स में जहां कहीं u काम में लिया जाएगा, इस u का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहां मिलता है इसका इमेज। क्या हम ऐसा देखते हैं, घर में जो मिरर है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। देखिए जितना u है उतना ही हमेशा क्या मिलता है, v। v का ये v है इमेज, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। प्लेन मिरर की सेकंड प्रॉपर्टी जो है, इसके लिए u इज इक्वल्स टू हमेशा कितना मिलता है, v। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी है वो ये है कि देखो अगर इस हाइट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको हम बोलते हैं इमेज की हाइट, तो इस प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमेशा किसकी हाइट के इक्वल मिलती है, इमेज की हाइट के। हम जब ग्लास में अपना फेस देखते हैं तो उसकी हाइट, उसकी थिकनेस सब उतनी दिखती है जितनी वो एक्चुअल में होती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किसके इक्वल दिखता है, इमेज के इक्वल। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, फॉर ए प्लेन मिरर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट will be equals to image size। तो क्या कह सकते हैं कि प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट साइज है वो किसके इक्वल मिलता है, इमेज साइज के। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, उसको हम तब समझेंगे। पहले इसको यहां से हटा देते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, अब मैग्निफिकेशन जो है उसकी डेफिनेशन कोई स्पेशल प्लेन मिरर के लिए नहीं होगी, वो एक जनरल डेफिनेशन है। क्या है टॉपिक, क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, या इसी को बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर। इसको स्मॉल m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। क्या है ये, देखो छोटी क्लासेस में हम एक लेंस का डायग्राम देखते थे जिसमें मान लो कोई इमेज इस तरह से मिलती है। देखिए ये था ऑब्जेक्ट और ये थी इमेज। तो ऑब्जेक्ट तो है स्मॉल साइज का और इमेज क्या है, लार्ज साइज की। तो इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, बड़ा कर दिया है। तो किसी लेंस की, मिरर की या किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो पावर जितना वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके या छोटा करके दिखा सकता है। द एबिलिटी, ये एबिलिटी है इसकी कि इमेज को कितना बड़ा या छोटा करके ये दिखा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन पावर। क्या कहेंगे, एबिलिटी टू कन्वर्ज, मतलब इसको और पास कर सकना, या डाइवर्ज, फैलाना। द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, ये एक तरह से इसके पावर को भी एक्सप्लेन करता है। या हम क्या कह सकते हैं, m इज रेशियो ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, कि कितना बड़ा और छोटा वो उनका रेशियो शो करता है। ये उसका क्या शो करता है, मैग्निफिकेशन पावर। ये मैग्निफिकेशन पावर एक तरह से लेंस के पावर को शो कर रहा है। बता क्या रहा है कि मैग्निफिकेशन अगर ज्यादा है ये दिखा सकता है, मैग्निफिकेशन अगर कम है तो वो उसको छोटा दिखाएगा। इन तीनों, दोनों के अलावा एक डेफिनेशन, ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, बुक में ऐसा कहीं नहीं है, ये समझने के लिए है। क्या है मैग्निफिकेशन, दैट हाउ मच एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट enlarge the object size in image size, कि कितना एनलार्ज कर सकता है, ये क्या है, उसका मैग्निफिकेशन है। m जो है इसका फॉर्मूला लिखा जाता है I/O या इक्वल्स टू -V/U। ये मिरर के केस में है। किसके केस में है,
मिरर के केस में क्या है, m इज इक्वल्स टू I अपॉन O इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। इस मैग्निफिकेशन की दो बातें हमें याद रखनी है। अगर कहीं m की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, नोट लगा रहा हूं, याद रखना है, अगर कभी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, इसका मतलब है जो इमेज है वो वर्चुअल है, आभासी है, रियल में नहीं है, उसको जस्ट इमेजिन किया गया है। जबकि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इसको कहा जाता है दैट इमेज इज रियल। अब जो प्लेन मिरर होता है, फिर से सुनना, m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है और m नेगेटिव है तो इमेज रियल है। अब जो हम प्लेन मिरर देखते हैं घर में, जब हम शीशे के सामने खड़े होकर अपनी इमेज देखते हैं, तो क्या वह वास्तव में कुछ है या हमें सिर्फ एक फोटो दिखती है? सामने हम है थोड़ी, हम तो ये ग्लास के इस साइड में है, पीछे जो इमेज दिखती है वो रियल में इमेजिन की गई है, वो इमेजिनरी इमेज है या वो वर्चुअल इमेज है, रियलिटी में है नहीं उधर कोई, वो हमें सिर्फ दिखता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर है, देखिए ये प्लेन मिरर है, रियल और वर्चुअल का इस डायग्राम में कैसे पता करते हैं? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब यहां से लाइट जाती है, बाहर तो निकल नहीं सकती, ये वापस इधर ही निकल के आती है, ये वापस इसी साइड में आती है, तो इस साइड में आई, दूसरी लाइट जो है वो यहां से आती है, अब ये भी इस साइड में रिफ्लेक्ट होगी, पॉलिश की हुई है तो बाहर तो निकल नहीं सकती, लाइट से जब यहां से लाइट आएगी तो ये तो जाएगी इस साइड में, और ये लाइट जिस रास्ते से जाएगी उस रास्ते पे आएगी वापस। अब ये लाइन और ये लाइन कभी रियल में नहीं मिल सकती, तो इसको थोड़ा आगे लेके आते हैं और इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, यहां हमें क्या मिलती है? इमेज। यहां देखिए हमने भी क्या कहा है कि ये प्लेन मिरर है, इसमें यहां ऑब्जेक्ट है, ये लाइट यहां आई, ये लाइट यहां आई, ये इधर चली गई और ये वापस आ गई, तो इन दोनों को हमें मिलाना पड़ता है यहां। क्या ये लाइन रियल में मिली है? नहीं मिली। अब जब हम किसी रे डायग्राम में लाइंस को मिलाते हैं, वो एक्चुअल में मिलती नहीं है, तब जो इमेज मिलती है उसको हम कैसी इमेज बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो m है अगर ये पॉजिटिव हो तब तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है, और अगर m नेगेटिव हो तो इमेज कैसी होती है? रियल होती है। अब यहाँ m जब इमेज वर्चुअल मिलती है, देखो साइज इक्वल है, हमने क्या पढ़ा था? m इज इक्वल्स टू आई बाई ओ, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की साइज अगर इक्वल हो तो यहाँ पे कैसा मिलता है? +1। तो m की वैल्यू +1 होती है, कैसे? मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए। याद रखेंगे प्लेन मिरर की यहां तक हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज के इक्वल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल है, और इसके लिए जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है? +1 है। इन चारों बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद में हम प्लेन मिरर के कुछ और केसेस सुनते हैं, जैसे देखो एक क्वेश्चन आता है, यहां से शुरू करते हैं, दिस इज प्लेन मिरर, ये लो, ये यहां हम शो करते हैं इस प्लेन मिरर को। देखो ये है इसका नॉर्मल, क्या नाम देते हैं इसको? नॉर्मल। यहां से आती है लाइट, आई, जिस एंगल से लाइट आए उसको बोलते हैं आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जानी चाहिए थी स्ट्रेट इधर, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस एंगल को आई बोलते हैं और इसको बोलते हैं आर। इस आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था नॉर्मल। अब प्लेन मिरर का या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है
वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हम 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरी चीज देखो, जितने एंगल से ये इधर मुड़ गई है, जानी चाहिए थी स्ट्रेट लेकिन चली गई है उधर, जितने एंगल से ऊपर बेंट हुई है उस एंगल को बोलते हैं डेल्टा। डेल भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये पूरा एंगल कितना होता है एक लाइन के ऊपर 180। अब इसमें से ये आई है, ये आर है और ये डेल है, डेल्टा है। अब हम क्या बोलते हैं कि आई और आर क्या है, दोनों इक्वल है। इसको और इसको अगर इक्वल मान लें तो जो डेल्टा है वो क्या है 180 माइनस इन दोनों को हटा दें तो ये बचता है क्या है आई प्लस आर। आई और आर दोनों क्या है इक्वल है। आई और आर की जगह अगर आई लिख दें तो ये आता है 180 माइनस आई प्लस आई 2i। क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ ए लाइट कम्स एट 60 डिग्री एंगल, चाहो तो 40 लिख सकते हो, 40 डिग्री एंगल टू ए मिरर, देन फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होगा, कैसे लेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2, आई कितना है 40 है, इंटू 40, 180 माइनस 40 इंटू 280, 100। अगर किसी एक प्लेन मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला लेते हैं 180 माइनस 2i, जहां डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन और i क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे सोल्व करेंगे, 180 माइनस 2i, i की जो भी वैल्यू हमें दी हुई हो उसको इसमें रख देंगे और आगे इसको सोल्व कर देंगे। मान लो यहाँ एंगल दिया हुआ होता 50, तो 50 इंटू 200, 180 माइनस 100, उसके इसमें आंसर कितना मिलता 80। अब इस प्लेन मिरर के कुछ आगे और केसेस हम लेते हैं। क्या है, अगर हमारे पास देखो कई बार हम क्या है जब किसी बार्बर शॉप पे जाते हैं, नाई की दुकान पे हम जाते हैं, तो जब हम पीछे देखते हैं तो एक साथ हमारे कई सारे सर दिखते हैं। पीछे जब हम देखते हैं ग्लास में यूं पीछे तो कई सारे सर दिखते हैं। होता क्या है कि एक मिरर यूं लगा हुआ होता है और पीछे के मिरर कुछ एंगल पे होते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है कि जब हम नाई की दुकान में बैठते हैं तो वो कई सारी इमेज हमें क्यों दिखती है। टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ इमेज व्हेन टू मिरर्स आर एट थीटा एंगल। मतलब मान लो दो मिरर कितने एंगल पे हैं, थीटा एंगल पे हैं, तो इसके बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो कितनी इमेज हमें दिखती है। देखो करते क्या है, ये थीटा हमें होता है दिया हुआ। अब सबसे पहले 360 में इस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो मान लो एक वैल्यू हमें मिलती है n। 60 से कितने से भी हो थीटा से डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू मिलती है हमें n। अब n दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है इवन या तो हो सकता है ओड। देखिए A B C D E पहले आता है E, इसलिए मैंने इवन ऊपर लिखा है और ओड को मैंने बाद में लिखा है। क्यों लिखा है, जो हम आगे करने वाले हैं उसको इजीली याद रखने के लिए। इफ n इज इवन, अगर इवन नंबर हो क्या n, तो वी विल गेट n-1 इमेज। तो हमें कितनी इमेज मिलेगी n-1। जैसे क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, इफ टू मिरर्स आर एट 60 डिग्री एंगल फाइंड नंबर ऑफ इमेज। अगर दो मिरर को 60 डिग्री के एंगल पे रख दिया जाए तो हमें कितनी इमेज मिलेगी। क्या करेंगे, 360 बाई 60 6। अब n 6 है तो कैसा है, इवन है। अब 6 अगर इवन है तो इमेज जो होगी वो होगी 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। n इवन हो तो ये प्रोसेस है। अब अगर n ओड है, इफ n इज ओड नंबर, अगर n ओड हो तो क्या करेंगे, फिर दो तरह के केसेस हमारे पास मिलते हैं। देखो ये दो मिरर हैं,
अगर बिल्कुल मिड में ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिक, अगर बिल्कुल मिड में है तब तो फिर से n-1 इमेज मिलती है। कितनी इमेज लेंगे? n-1। और मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो यहां, तो देखो एक मिरर के पास में है जबकि दूसरे से क्या है? दूर है। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट सिमेट्रिक, अगर बिल्कुल मिड में नहीं है तो जो नंबर ऑफ इमेज मिलती है वो मिलती है n। देखो मैंने ओड इवन क्या बताया था, हम ये याद रख सकते हैं कि जो फर्स्ट केस है उसमें तो डायरेक्ट क्या है? n-1 इमेज है, और जो बाद वाला केस है उसमें n-1 और n है। याद कैसे रहेगा? ए बी सी डी ई में पहले ई आता है, ई पहले है इसलिए इवन को पहले लेंगे, और ओ बाद में आता है इसलिए ओड को बाद में लेंगे। केस क्या है? अगर n हो तो n-1 इमेज, इवन हो तो, और ओड हो तो दो केसेस होंगे। मिड में है तो n-1 और मिड में नहीं है तो n इमेज। क्वेश्चन कैसे इस पे आ सकता है? क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं यहाँ इसके। एक तो फ्लैट क्वेश्चन है, जैसे हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, टू मिरर्स आर एट 90 डिग्री एंगल, देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। अगर दो मिरर को 90 डिग्री एंगल पे रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इमेज क्या मिलता है? ऐसा हो तो नंबर ऑफ इमेज मिलेगा 360/90, कितना मिलता है? 4। कैसा है? इवन नंबर है तो डायरेक्ट 4 - 1, कितनी इमेज मिलती है? 3। अब मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन, टू मिरर्स आर एडजस्टेड एट थीटा एंगल एंड दे गिव्स 5 इमेज, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो उनके बीच में कितना एंगल है? देखो n कितना मिल रहा है? 5 इमेज है। 5 इमेज अगर है तो एक कम किया हुआ है तब 5 आया है, तो जो एक्चुअल यहाँ थीटा से डिवाइड करने पे आता है वो आता है मोर देन 5। कितना? 6। तो 360/6 जो है वो कितना मिलना चाहिए? 6। अब थीटा 6 मिलता है तो यहां से थीटा को इधर ले जाएं, 360/थीटा या 6, तो यहाँ पे कितना दे सकते हैं? 60। मन में आ सकता है कि सर ये केस क्यों नहीं था? अगर ऐसा आएगा तो लिखा हुआ आएगा अलग से, दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री, तो उस केस में हम इसको अलग से कर सकते हैं। ये था इस चैप्टर का अगला टॉपिक, जो क्या था कि दैट इफ two mirrors are placed at theta angle, then what will be the number of image? अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि एक मिरर अगर रखा हुआ हो, कोई लाइट उस पे आई एंगल से आए, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हम लेते हैं 180 - 2i। अब इस केस को हम कुछ आगे लेके चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आता है, ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ए वर्टिकल लाइट इज फॉलिंग ऑन इट, इफ द मिरर इज raised by theta, or we can say tilt by theta angle, then find by how much angle reflecting ray will more reflect, कितने और एंगल से अब वो रिफ्लेक्ट होगी। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये कोई पहले प्लेन मिरर था, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ये लाइट आके गिर रही थी इसके ऊपर यूं, ठीक है, ये यूं नहीं हो, किसी दूसरे एंगल पे हो तो भी हम कर सकते हैं। अभी मैं चलो आपको दूसरे एंगल से ही करवा के दिखा देता हूं। ये लो, मान लो वो लाइट इस पे यूं आ रही है, ठीक है, कितने एंगल से मान ले?
आई एंगल से मान ले। अब इस मिरर को कुछ ऊपर उठा देते हैं, ये लो, यहां से मैंने इसको ये थीटा एंगल से उठा दिया। देखो ये लाइन यूं है, नॉर्मल फिक्स है, लाइट आ रही थी यूं, ये नॉर्मल था इनिशियल स्टेज का। अब अगर इस लाइन का नॉर्मल खींचना हो तो ये नॉर्मल आएगा यहां। जितने एंगल से हम इस लाइन को उठाते हैं उतने ही एंगल से ये नॉर्मल घूमता जाएगा। जैसे ये यूं है, इसको 10 डिग्री रोटेट करवाते हो तो जो वर्टिकल लाइन है वो भी कितने एंगल से रोटेट होगी, 10 से। 20 से रोटेट करवाएं तो 20 से। तो जब हम इसको ऊपर उठाते हैं तो ये तो आई है वर्टिकल लाइन से, लेकिन जो नॉर्मल है वो कितना इस साइड में रोटेट हुआ, थीटा। अब जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पहले कितना था, आई था, और अभी कितना है, आई प्लस थीटा। एज अब नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या देख सकते हैं, ये लाइट आती है यूं, जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से क्या हो जाती है, रोटेट होती है। ये अगर आई प्लस थीटा है, नॉर्मल से जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो एंगल पहले आई था वो कितना है, आई प्लस थीटा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आई विल बी इक्वल्स टू आर, तो ये भी एंगल कितना होगा, आई प्लस थीटा। देखो थीटा ये रोटेट हुआ और थीटा ये रोटेट हुआ, तो जो टोटल रोटेशन है वो कितना इंक्रीज हो गया, 2 थीटा। मतलब जो लाइट पहले इधर जा रही थी वो कितने ज्यादा एंगल से रोटेट होगी, 2 थीटा से। तो याद रखना है हमें क्या, दैट इफ ए मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल देन रिफ्लेक्टेड लाइट will be rotate by 2 थीटा। इसके जो बाकी के केसेस है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लेन मिरर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे खत्म। आज हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। अगर आज की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद रखते हैं तो अगला आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। रे ऑप्टिक्स चैप्टर की जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप बीच में एक भी दिन इसको रिवाइज नहीं करते हैं, मतलब अगर आप पीछे वाले को भूल जाते हैं, तो आगे के चैप्टर में आप कंफ्यूज होते जाएंगे। इसलिए डेली ये ट्राई करें कि जितना रे ऑप्टिक्स होता जाता है उसकी एक रीडिंग एक बार जरूर लगाएं। थैंक्स।